आप देख रहे हैं आवाज समाचार और शुरुआत करेंगे कैबिनेट अपडेट के साथ। आज दोपहर हुई कैबिनेट की बैठक में मॉरेटोरियम के दौरान ब्याज पर ब्याज से छूट के लिए अतिरिक्त 973 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा केंद्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को आगे 3 साल तक बरकरार रखने का भी फैसला लिया गया। जो कोविड-19 महामारी के समय बिजनेस और इंडिविजुअल बोरोवर्स दोनों पर ही लोन का बोझ बढ़ गया था और इसको देखते हुए कि छोटे बोरोवर्स को 6 महीने के लिए ऋण की अदायगी पर मॉरेटोरियम का राहत भी दी गई थी और बाद में मॉरेटोरियम की अवधि में कंपाउंड इंटरेस्ट का बोझ ना पड़े, इसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर की राशि के बराबर की राहत राशि भी उपलब्ध करवाने का निर्णय किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसका कालखंड अगले 3 साल के लिए और बढ़ाया गया। कार्यकाल 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है। और कैबिनेट के फैसलों पर और ज्यादा डिटेल्स लेने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए आज की कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ वो उन लोगों के लिए काफी उपयोगी है जिन लोगों ने कोरोना के पहले दौर में कर्ज नहीं चुका पा रहे थे तो अपना ईएमआई नहीं दिया था। लेकिन चूंकि ईएमआई नहीं दिया था तो कई बैंकों ने ब्याज पर ब्याज वसूलने का फैसला लिया था। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इस फैसले को वापस लिया गया और सरकार ने कहा कि जो कर्ज 2 करोड़ रुपए से कम है उस पर ब्याज ना वसूले, इसके एवज में जो आपको नुकसान हो रहा है यानी बैंकों को, उसकी भरपाई हम करेंगे। तो सरकार ने इसके एवज में 5,500 करोड़ रुपए की भरपाई कर दी थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास करीब 973 करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्लेम आ गए थे। यानी स्टेट बैंक समेत दूसरे सरकारी बैंकों पर यह बोझ पड़ा था। तो आज सरकार ने यह कहा जो अतिरिक्त क्लेम आए थे 973 करोड़ रुपए का, उसका भी भुगतान हम करने जा रहे हैं। यानी ब्याज पर ब्याज नहीं वसूलिए, कंज्यूमर को राहत दीजिए, इसके लिए सरकार ने आज 973 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का फैसला लिया। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर के है। दरअसल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर जो अथॉरिटी है उसको कर्ज देने की अधिकतम सीमा पार हो गई थी क्योंकि उसके पास पूंजी उतनी नहीं थी। तो आज सरकार ने 1500 करोड़ रुपए IRDA को अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराने का फैसला लिया है। इससे क्या होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो अथॉरिटी है उसको 12,000 करोड़ रुपए तक कर्ज देने का रास्ता साफ हो जाएगा। तीसरा फैसला केंद्र सरकार के सफाई कर्मचारियों के लिए है। जो सफाई कर्मचारी आयोग था उसकी म्याद इसी साल 31 मार्च को खत्म हो रही है, तो सरकार ने कहा कि नहीं, इस आयोग को अगले 3 साल तक बरकरार रखा जाएगा। तो ये 3 बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। शुक्रिया लक्ष्मण, डिटेल्स बताने के लिए। तो ये कुछ बड़े डिसीजन जिन्हें लिया गया है आज की कैबिनेट मीट में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बजट एक्सक्लूसिव खबरों की। और जब से रेल बजट और आम बजट एक हुए हैं, रेलों के लिए होने वाली घोषणाएं ध्यान में नहीं आती। तो चलिए बजट से पहले ही जानते हैं कि इस बजट में रेलवे के लिए क्या खास होगा। हमारे साथ दीपाली नंदा जो लगातार रेलवे कवर करती हैं। दीपाली, बताइए क्या कह रहे हैं आपके सूत्र इस बार के बजट के बारे में? देखिए, सूत्रों से हमें जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बार वित्त मंत्री रेलवे के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है, लेकिन जो सबसे अहम घोषणा देखने को मिल सकती है वो प्राइवेट ट्रेनों के संचालन को लेकर ऐलान किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री पूरा रोड मैप सामने रख सकती हैं बजट में कि किस तरह से नए सिरे से प्राइवेट ट्रेनों के लिए नीलामी की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि बीते साल ही निजी सेक्टर की तरफ से ठंडा रिस्पांस मिलने की वजह से इस पूरे टेंडर की प्रक्रिया को खारिज कर दिया गया था और अब एक बार फिर से इस नए साल में वित्त मंत्री पूरा रोड मैप पेश करेंगी कि आगे सरकार की क्या कुछ योजना है प्राइवेट ट्रेनों को चलाने के लिए। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर निजी कंपनियों के लिहाज से देखा जाए तो जो शुरुआती बातचीत थी उसमें L&T, GMR, भेल जैसी कंपनियों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन जब नीलामी शुरू की गई तो सिर्फ 2 कंपनियां जिसमें IRCTC और मेधा इंजीनियरिंग शामिल है, इन्होंने ही अपनी हिस्सेदारी दिखाई थी। एक एक्सक्लूसिव जानकारी जो हमें मिल रही है कि वित्त मंत्री की तरफ से एक घोषणा की जा सकती है बजट में कि किस तरह से प्राइवेट ट्रेन चलाने के लिए निजी कंपनियों को हॉलेज चार्ज और रेवेन्यू शेयरिंग, जो ये 2 शर्तें हैं, इनको फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा।
तो ये हैं एक्सपेक्टेशंस इस बार के बजट से, खास तौर से रेलवे को लेकर। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे कोरोना अपडेट की। कोरोना के नए मामलों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। 2,38,000 तक गिरने के बाद नए केसेस 2,82,000 के पार हो गए हैं। बाकी अपडेट ले लेते हैं दीपाली नंदा से ही, जो रेगुलरली आपको कोविड से जुड़ी तमाम अपडेट्स बताती हैं। दीपाली बताइए, कोविड से जुड़ी हुई क्या अपडेट्स है आपके पास? देखिए, कल हमने देखा था कि जो रोजाना नए मामले आ रहे हैं उसमें थोड़ी कमी थी, लेकिन अगर बीते 24 घंटे की बात की जाए तो एक बार फिर से तेजी नए मरीजों की संख्या में देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2,82,000 से ज्यादा नए मरीज दर्ज किए गए हैं। वहीं 440 से ज्यादा लोगों की जान कोविड की वजह से गई है। यहाँ पर जो चिंता है वो 5 राज्यों से लगातार बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे नाम शामिल हैं। यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है और जो संक्रमण दर बढ़ने की वजह से ही यहाँ पर केसेस भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर फिलहाल घटती हुई संख्या ये दिखाई दी है। बीते एक दिन में यहाँ पर 11,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं, लेकिन इसके बीच जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी साफ किया है कि फिलहाल जितनी भी रिस्ट्रिक्शन दिल्ली में लगाई गई हैं, चाहे वो वीकेंड कर्फ्यू की हो या फिर ऑड इवेंट की हो, फिलहाल इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा जब तक संक्रमण दर पर काबू नहीं पाया जाता। शुक्रिया दीपाली ये तमाम अपडेट्स बताने के लिए। तो आज सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग है, वो खास रहेगी, लेकिन हाँ अपडेट यही है कि कल हमने थोड़े केसेस जरूर गिरते हुए देखे थे, लेकिन वापस उछाल नए केसेस की संख्या में देखने को मिला है। तो कोरोना काल ने वैसे तो बहुत से नुकसान पहुंचाए हैं, लेकिन एक बड़ा नुकसान हुआ है कि बच्चों की पढ़ाई का 2 साल से स्कूल बंद होने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। बच्चों के लर्निंग पैटर्न बुरी तरह से इस दौरान प्रभावित हुए हैं। आज इसी पर कंज्यूमर अड्डा में होगी बातचीत। शाम 5:27 पर कोरोना में बच्चे पढ़ाई में हुए कच्चे। और अब बात मार्केट अपडेट की। वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले बाजार नर्वस नजर आया। आज बाजार में गिरावट का दिन रहा और सेंसेक्स निफ्टी 1% की गिरावट के साथ बंद हुए। आईटी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा नुकसान था आज। प्राइवेट बैंक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स दबाव बना रहे थे। इसके अलावा पावर, ऑटो, तेल, गैस शेयरों में भी खरीदारी का रुझान थोड़ा बहुत देखने को मिला। बैंक निफ्टी में गिरावट के बावजूद सरकारी बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन किया। मिड कैप इंडेक्स निचले स्तरों से सुधरकर आज के सेशन में क्लोज हुआ। तो काफी वॉलेटाइल आज मार्केट रहा। निफ्टी बैंक एक समय में हरे निशान में भी आया, उसके बाद वापस लाल निशान में बंद हुआ। तो ये आज का मार्केट का हाल। और लैंडलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शन मामले में जियो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ट्राई के डेटा के मुताबिक नवंबर में कंपनी के 43,40,000 ग्राहक हो चुके हैं। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम बताइए, कैसे बाजी मारी है रिलायंस जियो ने? देखिए, साल 2001 में बीएसएनएल ने अपनी लैंडलाइन ब्रॉडबैंड सर्विस की शुरुआत की थी। 20 साल से बीएसएनएल जो है लैंडलाइन ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर में सबसे आगे थी, लेकिन अब रिलायंस जियो ने इसको पीछे जो है छोड़ दिया है। रिलायंस जियो जो है लैंडलाइन ब्रॉडबैंड मामले में सबसे बड़ी कंपनी जो बन करके उभरी है। अगर मैं ट्राई के डाटा की बात करूं तो नवंबर के डाटा के मुताबिक जो रिलायंस जियो है उसके लैंडलाइन ब्रॉडबैंड ग्राहक जो है 43,40,000 जो है पहुंच गए हैं। कंपनी जो है काफी तेजी से अपने ग्राहक जो है जोड़ रही है। अक्टूबर से नवंबर महीने में कंपनी ने 2,80,000 ग्राहक जो जोड़े हैं। और खासतौर पर रिलायंस जियो ने सितंबर 2019 में अपनी सेवाएं जो है शुरू की थी। तो 2 साल 2 महीने के अंदर ही कंपनी जो है सबसे बड़ी लैंडलाइन ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर बन करके उभरी है। कंपनी का मोमेंटम जो है आगे भी जारी रह सकता है। जानकार मानते हैं कि कंपनी इसी तेजी से आगे ग्राहक जो है जोड़ सकती है। खासतौर पर वर्क फ्रॉम होम के चलते लोगों का रुझान जो है लैंडलाइन ब्रॉडबैंड की तरफ जो है बढ़ा, तो कंपनी जो है एक बड़ी लैंडलाइन ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर बन करके आगे भी जारी जो है वो रह सकती है। शुक्रिया असीम, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये हैं कुछ आंकड़े जिसके बाद ब्रॉडबैंड सर्विसेज में जियो नंबर 1 बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी कुनबे में कमल खिल गया है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसे समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। अपर्णा को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपर्णा यादव को पार्टी की पट्टिका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी और दूसरे नेता भी मौजूद थे। श्री मुलायम सिंह
यादव जी की पुत्रवधू श्रीमती अपर्णा यादव जी भारतीय जनता पार्टी परिवार का हिस्सा बनी हैं। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। और पार्टी की सदस्यता मिलने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि इस देश को बचाना है तो हमको राष्ट्रवाद के साथ चलना होगा। मुझे ये पता है कि ये अपर्णा यादव का बहुत बड़ा फैसला था कि मुझे राष्ट्र धर्म से सर्वोपरि और कुछ नहीं लगा। इसीलिए राष्ट्र धर्म का निर्वाह करते हुए मैंने सोचा कि मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं उनसे प्रभावित होकर के मैं भाजपा ज्वाइन करूं। और उत्तर प्रदेश में क्या है जनता का मूड और किधर है हवा का रुख, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और अब बात करेंगे टाटा मोटर्स के नए लॉन्चेस की। टाटा मोटर्स ने टियागो और टिगोर ICNG को लॉन्च कर दिया है। टियागो ICNG 4 वेरिएंट से मौजूद होगी। इसकी कीमत 6,09,000 से लेकर 7.5 लाख तक जाती है। वहीं टिगोर ICNG 2 वेरिएंट में उपलब्ध होगी जिसकी कीमत 7,70,000 से 8,30,000 रखी गई है। दोनों CNG कारों के हाई एंड वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, CNG ओनली स्टार्ट, इंफोटेनमेंट स्क्रीन, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स जैसे फीचर्स मिलेंगे। दोनों कारों में पेट्रोल मॉडल वाला ही इंजन मौजूद होगा। इनका मुकाबला फैक्ट्री फिटेड CNG मॉडल्स जैसे कि वैगनआर, सिलेरियो, ऑल्टो 800, अर्टिगा, इको, सेंट्रो, ग्रैंड आइटन, नियोस और ऑरा जैसी गाड़ियों से होगा। और गांव में आशा कार्यकर्ताओं से लेकर शहरों में काम करने वाले डॉक्टरों तक, अगर कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मी ना होते तो हमारा चिकित्सा तंत्र कब का चरमरा चुका होता। मिलिए डॉक्टर भुवनेश्वर वर्मा से जिन्होंने अपनी टीम के साथ नदियां ना ही सिर्फ मुश्किलें रास्ते पार किए बल्कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कोविड-19 को लेकर लोगों को जागरूक किया और वहां रहने वाले आदिवासियों का टीकाकरण किया। पहले जब हम लोग आते थे सर टीकाकरण में तो लोग हम लोग को देख के ही छूट जाते थे। कई बार तो ऐसा कंडीशन आया कि गांव के बाहर से भी हम लोग को बोल दिए थे कि आप लोग टीकाकरण के लिए मत आइए, आप चले जाइए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, लोग खुशी मन से स्वेच्छा से बुलाते हैं कि आइए हमारे ग्राम में टीका लगाइए। आज जिस हम ग्राम में हैं ककाड़ी में, यहाँ कम से कम 90% लोग को वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अब ये इतने शेड्यूल एरिया हैं, इतने पहुँचहीन क्षेत्र हैं, यहाँ अगर 90% वैक्सीनेशन हमारी टीम ने किया है तो हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं, किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं हैं। यहाँ लोगों को उस चीज़ के बारे में बताना ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग की नदी नाला जो पार किए हैं कम से कम 8-9 किलोमीटर 10 किलोमीटर हम लोग को पैदल चलना पड़ता था। जो नदी हैं कभी कभी तो कमर के ऊपर से नदी पे चलते रहते थे, वहाँ भी हम लोग नदी क्रॉस किए हैं। मन में इस चीज़ का ना डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं हमारी टीम के साथ या फिर मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, कहीं कोई वैक्सीन बॉक्स हो या फिर वैक्सीन को कोई छीन ना ले, कहीं कोई मारपीट ना कर दे। इस टाइप से हमेशा तो थोड़ा सा डर में लगा रहता है सर। मैं और हमारी टीम ने ये संकल्प लिया था कि कोविड से यहाँ पे किसी की डेथ ना हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज था। हम इस चीज़ में खरे उतरे हैं। हमारे क्षेत्र में यहाँ कोविड से एक भी डेथ नहीं हुई है। हम लोग घर घर जा के सर्वे किए, सबका कोविड टेस्ट कराए, सबको कोविड अगर जिसका भी अगर कोई सिम्टम दिखता था, किसी का कुछ अगर वो भी दिखता था, हम लोग उसको तो तुरंत वहीं पे जाकर उसको मेडिसिन दिए थे। जब से वर्मा सर और वो सिस्टर लोग टीम लोग आए उसके बाद से धीरे धीरे उनको समझाया गया, 1 बार 2 बार 3 बार है, धीरे धीरे गोंडी में बताया गया। उसके बाद वो लोग समझने लगे। अब टीकाकरण बड़े आसानी से होता है सर। अभी क्या सर समझ में आ गया कि उनको कि वैक्सीन लगाना जरूरी है बोल के, तो फिर अभी अपने आप हम लोग सर बताए तो अपने आप के गांव वाले लगा रहे सर वैक्सीन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।